तो रोज आपकी नींद खुलती है और ट्रंप की एक नई धमकी सामने आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। इस बार भी जो धमकी है वो ईरान के लिए है, क्योंकि ईरान को वो लगातार धमकी ही दे रहे हैं और तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, एक बड़ी धमकी ईरान को उन्होंने दे दी है कि नक्शे से ही वो ईरान को मिटा देंगे। लेकिन आज ट्रंप ने जो धमकी दी है, बयान में जो उन्होंने कहा कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, एक बार और किसी ने अमेरिका में सोचा था कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। आज बात उसी घटना की करेंगे और बात उसी इंसिडेंट की कि किस तरह से अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। तो आज बात अमेरिका के एक ऑपरेशन की जो नाकाम हुआ और फिर दुनिया भर में उसे शर्मिंदा होना पड़ा। यहां तक कि इस ऑपरेशन के असफल होने के बाद अमेरिका में एक राष्ट्रपति भी अपनी सत्ता गवा बैठे। यह बात है ऑपरेशन ईगल क्लॉ की। दरअसल इस ऑपरेशन की नींव ईरान में साल 1979 में पड़ी थी, क्योंकि इसी साल ईरान में इस्लामिक क्रांति अपने चरम पर थी। ईरान के लोग पहलवी वंश के शाह मोहम्मद रजा का तख्ता पलट करना चाहते थे। उस वक्त लोगों को लग रहा था कि मोहम्मद रजा ईरान को आधुनिक बनाने के चक्कर में उनके हितों का गला घोट रहे हैं। पहले उन्होंने इस विरोधी स्वर को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब शाह मोहम्मद रजा के खिलाफ उनके समर्थन में जो थे वही उनके खिलाफ हो गए, तो आखिरकार उन्हें देश छोड़कर अमेरिका चले जाना पड़ा और आज भी वो अमेरिका में ही निर्वासित जीवन जी रहे हैं। अब मुश्किल अमेरिका के सामने आ पड़ी कि वहां से दहलवी तो चले गए, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि इसी दौरान उनके तेहरान दूतावास पर कब्जा कर लिया ईरानियों ने। अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया। अमेरिका से कहा गया कि वो मोहम्मद रजा को उनके हवाले कर दे, लेकिन ताकत के मद में चूर अमेरिका नहीं माना और इस जिद का परिणाम ये हुआ कि करीब 444 दिन, जी हां, 444 दिन तक अमेरिकी लोग राजा के विरोधियों के बंधक बने रहे। हालांकि इतने दिनों तक अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर समेत कई अधिकारियों ने बात की कोशिश की, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। विरोधी केवल मोहम्मद रजा की वापसी की मांग कर रहे थे। अमेरिका ने कहा कि वो रजा पर अपने देश में ही मुकदमा चलाएंगे, यानी अपनी बात थोपने की ईरान के लोगों पर कोशिश की, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। फिर अमेरिका ने ईरान से बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च किया। और देखिए, ईगल क्लॉ क्यों आखिर हमेशा से एक दाग बना अमेरिका के लिए, आज बात उसी की कर रहे हैं। तो मिशन के तहत अमेरिकी सैनिकों को रात के समय चुपके से जाकर अपने नागरिकों को बचाना था। 24 अप्रैल 1980 को अमेरिका दस्ता निकला, लेकिन रेतीले तूफान ने अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका ने मिशन टाल दिया और कूटनीतिक तरीके से काम को अंजाम देने को सोचा। उसने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर तमाम तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। इसी बीच अमेरिका के उकसावे पर इराक ने 8 सालों तक ईरान से युद्ध किया। तब इराक की बड़ी ठनी हुई थी अमेरिका के साथ और बड़ी दोस्ताना संबंध थे, और उनके उकसावे पर ईरान से 8 साल युद्ध इराक ने किया। अमेरिका के इराक के साथ आकर बदला पूरा किया, यानी साथ में इराक के अमेरिका भी खड़ा रहा, जिससे कि ईरान को भारी नुकसान हो। इसमें काफी हद तक वो सफल भी हुआ। फिर ईरान ने यूनाइटेड नेशन से सहयोग मांगा। यूएन ने कहा कि ये सब तभी बंद होगा जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे, यानी यूएन की तरफ से कहना था कि कुछ तो बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। फिर 1981 की शुरुआत में अल्जीरिया के राजनयिकों ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में मध्यस्थता की, और इसी बीच अमेरिका में 20 जनवरी 1981 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शपथ ली। फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर से तमाम प्रतिबंध हटाए। फिर उधर ईरान ने बंधकों को रिहा कर दिया। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, लेकिन ईरान को फिर भी अमेरिका दबा नहीं सका। दबा जो, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन ईरान पर कब्जा नहीं कर पाया और उसमें वो असफल हुआ। और ये इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य असफलता अमेरिका के लिए कही जाती है। अब देखिए, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ईरान पर तमाम तरह के सैंक्शन लगाए गए, उनके परमाणु ठिकानों को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया,
उसके बाद लगा कि अब बात नहीं बन रही है तो फिर सैंक्शन लगा दिया। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, फिर से हमला करेंगे, लेकिन अभी तक हमला नहीं हुआ है, लेकिन हमले की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो क्या दूसरी बार अमेरिका इस इतिहास को दोहराएगा? क्या दूसरी बार उसे एक बड़ी असफलता हाथ लगेगी? जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं। अब इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य असफलता इसे माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का यह ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण था कि अगर यह सफल हो जाता तो वो दुनिया में अपनी शक्ति और रणनीति दिखा देता। लेकिन इसका विफल होना उनकी सैन्य क्षमता और योजनाओं पर सवाल उठा गया। राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा। ऑपरेशन की विफलता और बंधकों के लंबे समय तक कैद में रहने के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की लोकप्रियता बहुत कम हुई, जिससे उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वैश्विक छवि पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने देखा कि अमेरिका अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाने में भी नाकाम रहा, जिससे उसकी तस्वीर एक मजबूत राष्ट्र के बजाय कमजोर निर्णय लेने वाले राष्ट्र के रूप में सामने आई है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या ट्रंप भी वो राष्ट्रपति बनेंगे जिनको लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरह के फैसले ट्रंप ले रहे हैं, वो फैसलों को लेकर क्या अमेरिका को इसी तरह से पीछे धकेलेंगे? बात और सवाल बहुत हो रहे हैं। तमाम जगहों पर ट्रंप के फैसले की आलोचना हो रही है, उनके घर में भी आलोचना हो रही है। अब आपको एक बात बता दे कि आज तक ईरान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया। अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए ईरान की, तो एक तरफ फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, कैस्पियन सागर है, चारों तरफ ईरान जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ है। बड़ा मुश्किल होता है किसी देश को उस पर हमला करना और उस पर हमला करके उस पर कब्जा करना। अब देखिए, बहुत सारे जो आक्रांता थे, उनका साम्राज्य भी यहाँ पर स्थापित नहीं हो सका। रोम, मंगोल, अरब, तुर्क लगातार कोशिश करते रहे कि वो ईरान पर किसी तरह से कब्जा करे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। एक बार फिर से अमेरिका वही गलती दोहराने जा रहा है। अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, ईरान को लगातार धमकी दी जा रही है, लेकिन क्या एक जो बड़ी विफलता अमेरिका के खाते में है, क्या अब दूसरी विफलता भी ईरान को लेकर अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके खाते में दर्ज होगी? सवाल आने वाले समय में यही उठ रहे हैं।